Hello everyone, I'm Priya Nayak and you are most welcome on my channel Education Pill. As you all know that we are doing this CUET PG English Literature complete preparation only on our YouTube channel Education Pill. इसके रिगार्डिंग में हमने in our previous class we have completed Elizabethan age and today we are going to discuss William Shakespeare in detail. मैं चाहती तो उस वीडियो में से कंप्लीट कर सकती थी बट आई थॉट कि विलियम शेक्सपियर इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ राइट, तो उनको हमें डिटेल में कवर अप करना चाहिए बिकॉज देयर आर मैनी थिंग्स रिलेटेड टू हिम विच आर इम्पॉर्टेंट एज वेल एज वो आपके पेपर में भी पूछी जा सकती हैं. तो आज की पूरी क्लास में हम विलियम शेक्सपियर के जितने भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके लाइफ से जुड़े, उनके वर्क्स से जुड़े, उन सभी को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. Those who are new to our channel उन्हें मैं बता दूं कि we are doing this free crash course only on our channel. तो आप ध्यान से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए so that you will never miss important update. इसके अलावा आपको मैं टाइमिंग्स का बता दूं तो on Monday, Wednesday and Friday we upload these lectures. ये जो लेक्चर्स होते हैं ये सिस्टमैटिक हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, है ना. अब आपको शायद कंफ्यूजन होगी रिलेटेड टू द टेलीग्राम ग्रुप्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो मैं आपको बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 टेलीग्राम ग्रुप्स का लिंक मिलेगा. पहला जो लिंक है इट इज़ फॉर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स, जहां पर उनको फ्री PDF मटेरियल, स्टडी मटेरियल एंड एवरीथिंग उनको प्रोवाइड किया जाता है. इसके अलावा जो हमारा दूसरा ग्रुप है उस पर हम लोग शेड्यूल अपडेट करते हैं. अगर क्लासेस के टाइमिंग में कोई चेंज है तो वहां पर आपको मिल जाएगा. तो आप दोनों ही क्लासेस को, दोनों ही टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर ले, ठीक है. इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस नहीं हो. बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास विद आवर थॉट दैट लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल. टू कीप your balance you must keep moving. आप जानते होंगे कि हम हर क्लास में कुछ डेली MCQ करते हैं. प्रीवियस क्लास में जो MCQs होते हैं उनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता है. तो सबसे पहले हम विलियम शेक्सपियर को शुरू करने के पहले हमारे प्रीवियस क्लास के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को जानेंगे. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन वाज who is considered the father of English tragedy among the university wits. While teaching, I taught you that it is Christopher Marlowe. Then the next question is, which university wit is known for his euphuistic prose style and wrote the popular prose romance Euphues? So I told you it is John Lilly. He has written 2 major works, Euphues, The Anatomy of Wit, and Euphues and His England. Then comes the next question. Who wrote the play The Spanish Tragedy, which is considered a milestone in Elizabethan drama? तो इसको लिखा है थॉमस किन ने. Okay, next question is, who is often credited with introducing blank words to English drama with his play Gorboduc? तो Gorboduc लिखा है थॉमस सेक्विले ने. अगर पेयर अप में क्वेश्चन आता है तो इट इज सेक्विले एंड नॉर्टन. Then comes the last question. What is Francis Bacon's most celebrated work? तो it is essays. ये इनका एक बुक था, ठीक है. It was a book or you can say a collection of his essays. अब हम शुरू करने जा रहे हैं one of the most important topics of English literature and that is Mr. William Shakespeare. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि विलियम शेक्सपियर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है एंड उनसे कभी ना कभी क्वेश्चन आता ही आता है. तो जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके लाइफ के वो आपको पता होने चाहिए. विलियम शेक्सपियर, जिन्हें हम बार्ड ऑफ एवॉन भी कहते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि इनका जन्म हुआ था अप्रैल 1564 में इन स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन, इंग्लैंड में. इनकी शादी होती है एन हैथवे से इन 1582 एंड दे हैड 3 चिल्ड्रन टुगेदर. Shakespeare was born in Stratford upon Avon in England and he died on April 23, 1616.
He was an English poet, dramatist, and actor, often called the English national poet and considered by many to be the greatest dramatist of all time. ये आपको याद रखना है कि इनको हम सदी के जितने भी ड्रामेटिस्ट जिन्होंने जन्म लिया है उनमें सबसे महान हम शेक्सपियर को मानते हैं। बिना शेक्सपियर को पढ़े योर इंग्लिश लिटरेचर इज नेवर गोइंग टू कंप्लीट, है ना। तो वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। शेक्सपियर को जो लिटरेचर में पोजीशन दी गई है, इट इज़ रियली वेरी यूनिक एंड वेरी रेयर। हालांकि और भी राइटर्स आए, होमर हैं, दांते हैं, नॉवलिस्ट्स हैं, है ना, फिर लियो टॉल्स्टॉय हैं, चार्ल्स डिकेंस हैं, जिन्होंने न जाने अपने वर्क से कितने बड़े बड़े रेवोल्यूशन लाए, उनकी वर्क की वजह से कितना ज़्यादा चेंजेस आया है सोसाइटी में, बट स्टिल शेक्सपियर का जो जगह है वो कभी कोई नहीं ले पाया। शेक्सपियर को हमेशा एक यूनिक पोजीशन पर रखा जाता है वाइल स्टडीइंग लिटरेचर। ही इज दैट मच इम्पॉर्टेंट। तो जैसे कि मैंने कहा, नो राइटर्स लिविंग रेप्यूटेशन कैन कंपेयर टू दैट ऑफ शेक्सपियर। आप सोचिए कि उस वक्त 16th एंड 17th सेंचुरीज में जो प्लेज उनके द्वारा लिखे गए, जो थॉट्स उनके द्वारा एक्सप्रेस किए गए, वो थॉट्स आज भी कितने ज़्यादा रेलिवेंट हैं। ये दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड कि उन्होंने उस वक्त जिन चीज़ों को लिखा वो आज भी कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं, वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। द प्रोफेसी ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्प्ररी, जैसा कि आपको ये पता होगा कि जो बेन जॉनसन है उस वक्त के एक और नामी शख्सियत, इन्होंने कहा था कि शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम। ये उनकी प्रोफेसी थी, ये उनका एक कोट था शेक्सपियर के ऊपर, जो कि कंप्लीटली ट्रू है कि शेक्सपियर को आप किसी एक एज में रख कर नहीं पढ़ सकते। ही वॉज ऑफ ऑल टाइम। एंड वाई? बिकॉज उनके जो थॉट्स थे, जो उस वक्त उन्होंने लिखे थे, वो आज भी सोसाइटी में, रिलेशनशिप्स में, बॉन्ड्स में, बिटवीन फैमिली, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जो भी उन्होंने लिखा वो कहीं ना कहीं आज भी आपको रेलेवेंस देखने उसका मिल जाएगा। अब बात करें अगर हम इनके लिटरेरी करियर की, तो इन्होंने टोटल 39 प्लेज लिखे हैं, है ना, जिसमें ट्रेजेडीज भी हैं, कॉमेडीज भी हैं एंड हिस्ट्रीज भी हैं। Apart from that, he has also written 154 sonnets exploring the themes of love, beauty and mortality. Basically, आपको शेक्सपियर के वर्क में शायद ही कोई ऐसा टॉपिक मिले जो छूटा हो। उन्होंने ऑलमोस्ट सारे ह्यूमन इमोशंस को अपने वर्क्स के द्वारा कवर अप किया है। He also worked as an actor, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उनसे रिलेटेड एक थिएटर भी है बहुत फेमस, उसका नाम मैं आपको बता दूं, दी ग्लोब, है ना। इसकी वजह से उनके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ आती है। अब शेक्सपियर का जो रेफरेंस है, शेक्सपियर की शुरुआत, उनको पढ़ना, सब स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, तो वैसे तो उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, लेकिन अगर किसी और के वर्क में उनका पहला रेफरेंस मिलता है तो वो रॉबर्ट ग्रीनी के पैम्फलेट में। आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा दैट रॉबर्ट ग्रीनी ने मिस्टर शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा था, है ना। क्या कहा था? ही कॉल्ड हिम अपस्टार्ट क्रो, beautified with our feathers. ठीक है। तो the first reference to Shakespeare in the literary work of London comes in 1592, जहां पर उसी वक्त के एक ड्रामेटिस्ट रॉबर्ट ग्रीनी अपने पैम्फलेट में लिखते हैं that there is an upstart crow beautified with our feathers that with his tiger's heart wrapped in a player's hide supposes he is as well able to bombast out a blank verse as the best to you, and being an absolute Johannes factotum is in his own conceit the only shake scene in a country. अब ये लाइन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स है। आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा
अच्छे से नहीं समझ में आया होगा कि रॉबर्ट ग्रीनी एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। ये मीम है ना, क्या कर कहना क्या चाहते हो, तो बिल्कुल वैसे ही आई एम श्योर कि बहुत अच्छे से तो नहीं समझ में आया होगा कि वो एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं, बिकॉज द वर्ड्स आर कॉम्प्लेक्स। उसका जो लाइन है इट्स कंफ्यूजिंग एज वेल, बट एक चीज आपको क्लियर होगी कि वो कहीं भी उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। समवेयर द वर्ड्स वर इंसल्टिंग टू शेक्सपियर, राइट? इट वॉज एन इंसल्ट टू शेक्सपियर। तो होता क्या है कि पहले तो वो लिख देते हैं, फिर उनकी डेथ के बाद ये चीज ज्यादा प्रचलन में आ जाती है। तो उस वक्त क्या होता है कि एक लाइक अथॉरिटी या कमेटी बना के उनको फिर एक अपोलॉजी भेजी जाती है, उनसे माफी मांगी जाती है। सोचो शेक्सपियर के लिए अगर किसी ने कुछ लिख दिया तो प्रॉपरली माफी मांगी जा रही है। इसका क्या मतलब है कि शेक्सपियर उस वक्त के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन चुके थे। उनकी दोस्ती, उनका उठना बैठना उस वक्त के जो भी नोबल जो भी डिग्निटरीज हैं उनके साथ हो रहा था, क्योंकि अगर किसी और के लिए लिखा होता तो आई एम श्योर ऐसा किसी के साथ नहीं होता है ना। तो जब ये बुक आई ग्रीनी की, ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, मतलब उनका जो पैम्फलेट आता है जिसका पूरा नाम था ग्रीनीज ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस 1592, ये उनकी डेथ के बाद पब्लिश होता है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे वो इंसल्टिंग वर्ड्स होते हैं, बट देन ही ऑल्सो गॉट एन एपोलॉजी, है ना, जिससे और एपोलॉजी इस तरीके से लिखी गई थी कि जो भी हुआ वो हटाइए एंड आपकी बहुत ज्यादा वर्थ है, और उसको एक तरीके से कवर अप करने की कोशिश की गई थी। तो इससे हमको, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये पता चलता है कि जो शेक्सपियर है वो उस वक्त के एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे। अब उनका जो करियर है वो थिएटर में कैसे बिगेन हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन रफली हम मानते हैं कि 1594 से इसकी शुरुआत हो गई थी, जब वो लॉर्ड चैम्बरलिन्स कंपनी के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बन गए थे। ये जो लॉर्ड चैम्बरलिन कंपनी थी, उस वक्त ऐसे अलग अलग कंपनीज चला करती थी, जो कि नाटक मंडली आप कह सकते हैं। जैसे हमारे भारत में नाटक मंडली, ऐसे वहां पर कहीं किंग्स चैपल चल रहा है, कहीं लॉर्ड चैम्बरलिन मेंस चल रहा है, तो ऐसे अलग अलग छोटे छोटे से कंपनीज हुआ करती थी who used to go and participate and perform plays in front of mainly the dignitaries, the respected people। तो ऐसा चलता था उस वक्त। वहां पर हुआ क्या कि दे हैड द बेस्ट एक्टर रिचर्ड बर्बेज। रिचर्ड बर्बेज जो थे, इनका जिक्र मैंने पिछले क्लास में भी किया था। ये एक एक्टर थे एंड ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ दैट एरा। रिचर्ड बर्बेज के जो फादर थे जेम्स बर्बेज, मैंने प्रीवियस क्लास में ही समझाया था कि उनकी वजह से ही जो थिएटर की शुरुआत है हम वो मानते हैं। उन्होंने दी थिएटर खुलवाने में उनका कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने ही परमिशन मांगी और जो जगह थी उसको लीज पर लिया एंड फाइनली ही स्टार्टेड दैट। उन्हीं के बेटे हैं ये रिचर्ड बर्बेज, जो उस वक्त के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स थे। तो अब देखिए, एक जगह है थिएटर जिसका नाम है ग्लोब। इट इज एसोसिएटेड विद विलियम शेक्सपियर। थिएटर ग्लोब, उस वक्त का बेस्ट एक्टर रिचर्ड बर्बेज, उस वक्त के बेस्ट, एंड ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर दी बेस्ट। ठीक है, तो इसीलिए इन्हीं सब कारणों की वजह से जो कंपनी है, जो इनका पूरा ग्लोब था, ये बहुत ज्यादा फ्लरिश करता है। They earned so much wealth because of this combination। एक तो द ग्लोब का होना, फिर शेक्सपियर को एज अ ड्रामेटिस्ट होना, रिचर्ड बर्बेज जैसे एक्टर होना, सब कुछ इतना अच्छा था दैट ही बिकेम अ फुल टाइम प्रोफेशनल मैन ऑफ हिज ओन थिएटर। वो अपने ही थिएटर में फुल टाइम प्रोफेशनल मैन बन जाते हैं, जो जिसकी वजह से उनको बहुत सारी फाइनेंशियल सक्सेस भी मिलती है। Now we'll see his literary contributions. So it's a very long number। उन्होंने बहुत सारे words coin किए हैं, कुछ phrases दिए हैं, important lines दी हैं जिन्हें मैंने वीडियो के end में ऐड किया है। इन्होंने blank verse के development में बहुत contribution दिया है। He often wrote his work in blank verse। His works are studied worldwide and as you know कि
कोई ही शायद भाषा हो जिसमें उनकी प्लेस को ट्रांसलेट नहीं किया गया है। ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में शेक्सपियर हैज बीन ट्रांसलेटेड एंड ही हैज बीन लाइक वी कैन से कि उनको हर भाषा में रीड किया जाता है ना। ही हैज बीन रेड एक्सटेंसिवली वर्ल्ड वाइड बाय ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। अब अगर इनकी लेगेसी की बात करें तो पहला तो मुझे यही लगता है कि सोचो उस वक्त जो वो चीजें लिख रहे थे वो कैसे आज भी इतना ही रेलिवेंट है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल मैन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स। इतना ब्यूटीफुल लाइन। तो आई रियली फील कि यही तो लेगेसी है कि इतने टाइम के बाद भी लोग आपको आपके वर्ड्स के लिए, आपके थॉट्स के लिए याद कर रहे हैं। एंड यस, इनको द ग्रेटेस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स एंड पोइट्स कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का। आज भी इनके प्लेज ग्लोबली परफॉर्म किए जाते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से अडेप्ट किया जाता है। ही स्टिल इन्फ्लुएंसेस लिटरेचर, थिएटर एंड फिल्म्स। फिर इनकी डेथ होती है अप्रैल 23, 1616 में इन स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन में। शेक्सपियर का जो इम्पैक्ट है, उनकी जो ह्यूमन बीइंग की अंडरस्टैंडिंग है और उस अंडरस्टैंडिंग को कैप्चर करके उससे इस तरीके से प्रेजेंट करना कि वो टाइमलेस बन जाए। टाइमलेस का मतलब है ना सिर्फ उस वक्त वो रेलिवेंट हो बल्कि आज और हमेशा उतनी ही रेलिवेंट रहे। दिस वॉज द ग्रेटेस्ट थिंग आई गेस, बिकॉज दिस इज नॉट सो कॉमन। You just cannot be that good with understanding, but he was that good. उन्होंने जो चीजें अंडरस्टैंड करके जिस तरीके से ह्यूमन इमोशंस को रखा, उसने हमेशा आगे जाकर चीजों को इन्फ्लुएंस किया। Now we will be seeing Shakespeare's plays and poems. तो देखिए शेक्सपियर के जो अर्ली प्लेस थे उसकी शुरुआत कैसे हुई, पहले ये देख लेते हैं। अब उस वक्त क्या था, मैंने आपको जब मिडिल इंग्लिश पीरियड बताया, मैंने बताया कि लंदन जो है वो एक एजुकेशनल हब बन चुका था। हर इंसान को लगता था मुझे अगर कुछ करना है लाइफ में तो आई शुड गो लंदन इन दैट टाइम, इन दैट एरा, है ना। स्पेशली अगर मुझे राइटिंग में अपना करियर बनाना है तो। So Shakespeare did the same thing. He arrived in London probably sometime in the late 1580s. ठीक है, उस वक्त उनका कुछ मतलब 20s में थे वो अपने, और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। अपने से ऊपर जो लोग थे उन्होंने थिएटर में जा जाकर लोगों को देखा और मतलब काम को सीखा बेसिकली। एंड देन ही स्टार्टेड राइटिंग हिज वेरी ओन प्लेस। अब हम उनके कुछ प्लेस देखेंगे, उनको उनके सोर्सेज देखेंगे, उनका लिखने का जो तरीका है वो देखेंगे। सो द फर्स्ट वन इज टाइटस एंड्रोनिकस। टाइटस एंड्रोनिकस जो है वो शेक्सपियर का फर्स्ट फुल लेंथ ट्रेजेडी है, और इसकी जो थीम है वो काफी हद तक थॉमस किड के दी स्पेनिश ट्रेजेडी से ली गई है। मैं आपको फिर से बता दूं कि स्पेनिश ट्रेजेडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है थॉमस किड का, एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस इन द लेट 1580s। ना सिर्फ थॉमस किड बल्कि शेक्सपियर ने कुछ चीजें अपने कंटेम्प्ररी क्रिस्टोफर मार्लो से भी ली थी, जैसे कि जो एक वाइस लाइक प्रोटैगनिस्ट दिखाया गया है जी ऑफ माल्टा में, बैरबस। कहा जाता है कि he may have inspired Shakespeare in his depiction of the villainous Aaron the Moor in Titus Andronicus। तो कहते हैं कि कुछ पार्ट उन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो से भी लिया है। ठीक है, तो ये दोनों इन्फ्लुएंसेस आप याद रखिएगा। फिर आपने देखा कि किड का जो स्पेनिश ट्रेजेडी है उससे भी लिया। तो वो मॉडल क्या था, तो इट वाज अ सैनिकल मॉडल। सैनिकल मॉडल बेसिकली था एक ऐसी स्टोरी विच इज फुल ऑफ ब्लड, फुल ऑफ रिवेंज, एंड उसमें किसी का मर्डर हो रहा है, किसी का रेप हो रहा है, फिर जो फैमिली मेंबर है, फादर, ब्रदर, सिस्टर और लवर, वो जाके उसको रिवेंज लेगा। तो इस तरीके का कुछ सैनिकल मॉडल हुआ करता था। तो it offered Kid and then Shakespeare a story of bloody revenge occasioned originally by the murder or rape of a person। फिर जिसके relatives जाएंगे और फिर वो ओथ लेंगे कि हमें इसका रिवेंज लेना है। उन्होंने काफी बार प्ले विद इन द प्ले भी अप्लाई किया है अपने वर्क्स में। और एंड में क्या होता है, एंड में जनरली
जनरली क्या होगा कि जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं या फिर जो बच्चे, मेनली टारगेट ऑडियंस वही होगी, उनको मार दिया जाएगा, चारों तरफ ब्लड शेड होगा। और कई बार स्टोरी जो है वो बहुत ही ट्रेजिकली, बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिकली खून खराबे होते होते जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इट वॉज टाइटस एंड्रोनिकस। अब टाइटस एंड्रोनिकस के अलावा शेक्सपियर ने फिर स्टार्टिंग में ट्रेजिडी के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए। हालांकि उन्होंने एक फोकस बनाया था, लाइक टू राइट मेनी मोर ट्रेजिडीज, बट उन्होंने जल्दी ही अपने आप को शिफ्ट कर लिया कॉमेडी की तरफ। और कॉमेडी में उनके इंस्पिरेशंस बनते हैं रॉबर्ट ग्रीनी, जॉन लिली एंड थॉमस नैश। और आपने अगर जॉन लिली को देखा होगा तो यू वुड हैव नोटिस दैट ही हैज रिटन सम रियली वेरी वंडरफुल वर्क्स। उस टाइम पीरियड में अगर आप राइटर हैं तो जॉन लिली एंड नैश ये आपको इंस्पायर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, फिर अगर रोमांटिक कॉमेडीज की बात करें तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट काफी फेमस इनकी रोम कॉम रही हैं। Shakespeare's most classically inspired early comedy is the Comedy of Errors। इस पर बेस्ड मैंने एक मूवी भी देखी थी बॉलीवुड की जिसका नाम अंगूर था। वो संजीव कुमार की मूवी है। एंड द कॉमेडी ऑफ एरर्स का स्टोरी कुछ ऐसा रहता है जैसे आप कोई भी जुड़वा वाली मूवी देखते हैं, राइट, तो उसमें एक जुड़वा है, वो अपने जुड़वा को ढूंढेगा, बट इसमें एक पूरा पेयर है, दो लड़के, दोनों का एक एक जुड़वा है, तो एक बहुत ही मिस्टेकन आइडेंटिटी वाला पूरा सिनेरियो हो जाता है। बट देन इन द एंड काफी सारी कॉमेडी, काफी सारे हंसी मजाक के बाद जो चीजें हैं वो फाइनली सेटल हो जाती हैं। सो दिस वॉज दी कॉमेडी ऑफ एरर्स। अच्छा, आई कैन सी कि थोड़ा बहुत ये पेज कट हो रहा है, सो आई एम जस्ट टर्निंग ऑफ माय वीडियो फॉर अ फ्यू मिनट्स। ओके, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर वो दूसरे राइटर्स की तरफ मुड़े, उनसे उन्होंने काफी कुछ सीखा। जैसे कि शेक्सपियर की जो अर्ली कॉमेडी है, दे वर मोस्टली इंडेप्टेड टू जॉन लिलीज लव्स लेबर्स लॉस्ट। फिर टेमिंग ऑफ द श्रू में शेक्सपियर जो है वो काफी सारे प्लॉट्स का यूज करते हैं। डबल प्लॉट की जो बात है वो भी यहाँ से फिर शुरू हो जाती है। ओके, अब हम देखेंगे विलियम शेक्सपियर की अर्ली हिस्ट्रीज। So Shakespeare's mark on early history plays and romantic comedies is distinctive and genre defining. Why? Because जिस तरीके से उन्होंने लिखा है वो काफी ज्यादा यूनिक था, एंड उन्होंने इस तरीके से लिखा कि कुछ आगे चलकर जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिव हो गई। उनकी ट्रेजिडीज को अलग कर दिया गया, उनकी कॉमेडीज को अलग कर दिया गया, एंड उनके जो वर्क्स हैं उनको बांट दिया गया। यस, तो मैं जब ये पढ़ा रही थी ये वाला पेज, शेक्सपियर्स अर्ली रोमांटिक कॉमेडी मोट जॉन लिली इज लव्स, यस, सो हियर आई वुड लाइक टू डू अ करेक्शन कि लव्स लेबर्स लॉस्ट जो है उसकी इंस्पिरेशन जो है वो उनको शेक्सपियर को मिलती है जॉन लिली से। ठीक है, शेक्सपियर्स अर्ली रोमांटिक कॉमेडी मोस्ट इंडेप्टेड टू जॉन लिली इज लव्स लेबर्स लॉस्ट। तो ठीक है, बिकॉज मैं एक सेकंड को इसलिए यहाँ पर रुक गई, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लियर दिस लाइन कि शेक्सपियर की अर्ली कॉमेडी जो है वो सबसे ज्यादा जॉन लिली से इंडेप्टेड थी, एंड उसका एग्जाम्पल है लव्स लेबर्स लॉस्ट। ऑल राइट, चलो, यस। अब क्लासिकल जॉनर्स जिनके डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते थे, इनके फिर हिस्ट्री प्लेज आते हैं जिसमें ट्रैजिक, कॉमिक और हाइब्रिड फॉर्म्स हमको देखने को मिलता है। ये बात काफी यूनिक थी, बिकॉज इफ यू सी एनी ट्रेजिकल वर्क्स, किसी का भी आप ट्रेजिक वर्क देखेंगे तो यू विल सिंपली फाइंड द ट्रेजिकल एलिमेंट्स इन इट, है ना। लेकिन इनके जब आप वर्क्स देखेंगे सो यू विल फाइंड आउट कि इनके वर्क्स में आपको थोड़ा हाइब्रिड चीजें देखने को मिलेंगी। यू विल फाइंड समवेयर कॉमिक ऑल्सो, थोड़ा बहुत ट्रेजिक भी रहेगा, तो ये इनका तरीका था। ठीक है, फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज है उनकी सक्सेस जो है, द सक्सेस ऑफ शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज इन द 1590s
लेड टू द ग्रुपिंग अंडर कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। चलिए, ये पॉइंट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि उनके वर्क्स जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आगे जाकर उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है इनटू कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। अब उसके बाद है शेक्सपियर का जो स्टार्टिंग मॉडल है, द फेमस विक्ट्रीज ऑफ हेनरी द फिफ्थ। उसने उनके आगे आने वाले हिस्टोरिकल प्लेस को काफी इंस्पायर किया, जैसे कि हेनरी सिक्स्थ एंड रिचर्ड टू। ऑलराइट, चलिए जस्ट लेट मी चेक कि क्या वीडियो आ रहा है। चलिए, इसमें नहीं आ रहा है। ओके अब उनके जो प्लेस थे, उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया। उस वक्त जो प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हो रहे थे, सिविल वॉर, हीरोइज्म, हेनरी ट्यूडर का राइज, उन सब चीज़ों को कवर किया। उसमें विलेन्स भी होते थे, उसमें हीरोज भी होते थे, ड्रामेटिक इफेक्ट्स भी होते थे। तो इट वॉज नॉट रियली ईजी बीइंग अ शेक्सपियर। He was not just writing the things, he was mixing many more things. बहुत सारा ड्रामा हो रहा था उनके वर्क्स में। It was very dramatic. It was like really a thing जिसे आप परफॉर्म कर सके, है ना। Not every play is to perform. इतने अच्छे से वो नहीं लिखा होता है। But Shakespeare was a master of writing these dramas. इसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ को भी उन्होंने बैकग्राउंड में रखकर चीज़ों को सेट किया है, अपने अपने प्लेस को सेट किया है। फिर यहाँ आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि शेक्सपियर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेजर सोर्स क्या था उनके वर्क का। तो वैसे तो मैंने आपको अलग अलग बताए हैं कि टाइटस एंड्रोनिकस के लिए ये रहा, इसके लिए ये रहा, लेकिन हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, है ना। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट डाउन कि हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स जो है वो शेक्सपियर को काफ़ी ज़्यादा एज अ सोर्स काफ़ी ज़्यादा मदद किया। इट हेल्प शेक्सपियर अ लॉट टू पुट हिज वर्ड्स into the copy, into the paper, है ना। तो हॉलिनशेड क्रॉनिकल वन ऑफ द मेजर सोर्स था। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये मैंने आपको बता दिया हेनरी ट्यूडर। तो देखो इस पूरे पेज में आपको बस इतना ही समझना है कि शेक्सपियर ने जो चीजें लिखा अपने तरीके से, बट ही वॉज गेटिंग द थिंग्स फ्रॉम मेनी एरियाज। लाइक जैसे कि मैंने जब शेक्सपियर को पढ़ना शुरू किया, सो आई यूज्ड टू वंडर कि शेक्सपियर के दिमाग में इतने सारे प्लॉट्स कैसे आ जाते थे। बट देन आई गॉट टू नो कि शेक्सपियर के जो वर्क्स थे वो मेनली स्टोरीज जो है वो कहीं इटली से, इटालियन वर्क्स से ले रहे थे, कुछ कहीं और से ले रहे थे। वो खुद का क्या डाल रहे थे, खुद के वर्ड्स डाल रहे थे, उसमें खुद के आइडियाज को वो ऐड ऑन कर रहे थे। सो ही वॉज मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ठीक है, इस तरीके से शेक्सपियर क्या कर रहे थे, उन वर्क्स को जो ऑलरेडी, वो स्टोरीज जो ऑलरेडी रिटन है, उनको वो एक नए तरीके से उनको लोगों के सामने पेश कर रहे थे। नाउ वील सी द पोएम्स ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। तो शेक्सपियर, मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को के डेवलपमेंट में काफी मदद की। इनकी टू मोस्ट फेमस पोएम्स हैं, वन इज वीनस एंड एडोनिस एंड द सेकंड वन इज द रेप ऑफ ल्यूक्रीस। और शायद आपको नहीं पता होगा कि ये पोएम्स कैसे लिखी गई। तो हुआ क्या कि जब जो थिएटर्स है जिस वक्त वो बंद हो गए थे, या फिर जिस वक्त उनका थिएट्रिकल करियर नहीं फ्लरिश कर पा रहा था बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस, उस वक्त उन्होंने वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ ल्यूक्रीस लिखी थी। ठीक है, सो व्हेन ही एक्सपीरियंस्ड अ पॉज इन हिज थिएट्रिकल करियर, द प्लेग हैविंग क्लोज्ड डाउन मच थिएट्रिकल एक्टिविटी, प्लेग की वजह से काफी सारी थिएट्रिकल एक्टिविटीज रुक गई थी। उस वक्त इन्होंने वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ ल्यूक्रीस लिखी थी। इसके अलावा उनको इंस्पायर काफी लोगों ने किया था, उसमें से ओविड भी थे। ठीक है, जिनकी राइटिंग्स जो है वो शेक्सपियर ने अपने बचपन में कुछ पढ़ी थी और आगे जाकर इन्होंने काफी ज्यादा इंस्पायर किया इनको अपने वर्क्स लिखने में, अपनी पोएम्स लिखने में।
अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो दोनों पोअम हैं, ये दीज आर द ओनली वर्क्स जिसमें शेक्सपियर ने डेडिकेटरी प्रीफेसेस लिखे हैं, मतलब वो किसी को डेडिकेट कर रहे हैं। तो दोनों ही मिस्टर हेनरी रियोट्सले अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किए गए हैं। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे जाकर ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। हम आगे जाकर इनके सोनेट्स पढ़ेंगे एंड हम पाएंगे कि वो भी कहीं ना कहीं किसी मेल को डेडिकेटेड थे, स्टार्टिंग वाले, और एंड वाले डार्क लेडी को थे। तो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जो है, इनके रिलेशनशिप को लेकर भी काफी गॉसिप्स चलती रही हैं, लिटरेरी गॉसिप्स चलती रही हैं। कुछ कहते हैं कि शेक्सपियर वॉज सीक्रेटली इन लव विद दिस अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ये जो यंग मैन है, फेवरेट एट कोर्ट, सीम्स टू हैव एनकरेज शेक्सपियर to have served for a brief time at least as his sponsor। तो कहा जाता है कि इनका कुछ पर्सनल रिलेशनशिप था, they had some kind of bonding, ठीक है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि साउथहैम्पटन गेव शेक्सपियर द स्टेक ही नीडेड टू बाय इनटू द न्यूली फॉर्म्ड लॉर्ड चैम्बरलिन्स एक्टिंग कंपनी इन 1594। रिलेशन इतना ज़्यादा अच्छा था कि साउथहैम्पटन ने शेक्सपियर को अपना जो स्टेक वगैरह है वो सब भी दिया। ऑल ओवर ही वॉज वेरी सपोर्टिव फॉर शेक्सपियर। ये कंपनी ब्रिलियंटली सक्सीड करती है। शेक्सपियर और उनके जो कलीग्स रहते हैं, रिचर्ड बर्बेट, जॉन हैमन एंड हेनरी कॉनेल, ये सभी लोग इसके थ्रू वेल्दी हो जाते हैं। शेक्सपियर जो है, उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, माना जाता है कि उनके जो सोनेट्स हैं दे वर डेडिकेटेड टू साउथहैम्पटन। स्टार्टिंग के जो सोनेट्स हैं, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल बेसिस इन दिस सोनेट्स इज मच डिबेटेड। मैंने पहले भी बताया, काफी सारा डिबेट इसके रिगार्डिंग चलता है। साउथहैम्पटन जो एक मूर्ति दिखाई गई है कि ऐसा एक इंसान है वगैरह वगैरह, जो एड्रेसी है उनकी सोनेट्स में, वो कहीं ना कहीं साउथहैम्पटन से मैच करता है, ठीक है। तो इसीलिए साउथहैम्पटन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं शेक्सपियर के लाइफ में। अब एज अ नैरेटिव सोनेट सीक्वेंस जो है वो किसी के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, फिर जेलिसी एंड ग्रीफ, सेपरेशन, ये सारी फीलिंग्स जो है वो शो करता है, बट इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। जब उसके बाद जब जो सोनेट सीक्वेंस है, इट इंट्रोड्यूसेस द सो कॉल्ड डार्क लेडी, उसके बाद नैरेटिव पेनफुल एंड डिस्ट्रक्टिव जेलिसी की तरफ जाता है। दोनों ही चीजें मैंने आपको पहले बताई एंड दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। उनका जो अटैचमेंट है यंग मैन के साथ, इट्स काइंड ऑफ अ लव रिलेशनशिप, जिसकी वजह से वो लाइक ही वाज सर्वाइविंग, ही वाज फीलिंग गुड अबाउट लाइफ। वेयर एज जो लव है डार्क लेडी का, it is like a doom, है ना। it's like a disappointment and feeling of hatred for the poet। तो इस तरीके से उन्होंने अपने सॉनेट्स को लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे प्लेज ऑफ द मिडिल एंड लेट ईयर्स। सबसे पहला हम देखेंगे अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। देखिए, मैंने काफी एक्स्ट्रा चीजें लिखी हैं, बट आई विल टेल यू द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट, एंड अगर कुछ चीजें आपको जाकर पढ़नी है तो वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। रोमांटिक कॉमेडीज अगर देखें तो द मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इसमें आपको आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। ड्यूक थीसियस एंड हिप्पोलिटियास की इम्पेंडिंग मैरिज की इसमें कहानी है। देयर आर 4 यंग लवर्स जो एक्सपीरियंस करते हैं काफी सारे लव्स हैजर्ड्स इन अ फॉरेस्ट। And then finally we see a love which is portrayed as both an ideal relationship and a struggle for mastery। तो ये था A Midsummer Night's Dream। मैंने डिटेल्ड समरी नहीं ऐड किया। आई डोंट थिंक डिटेल समरी इज नेसेसरी फॉर CUET PG, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है उनका आप चाहें तो देख सकते हैं। देन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इट्स इंपॉर्टेंट है ना। इसको मैं कहूँगी आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, मेरे सिलेबस में थी ग्रेजुएशन के, शायद आपके भी रही होगी। तो इसमें सारे कैरेक्टर्स अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, बट पोर्शिया का कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। आप देखिए, शेक्सपियर की विमेन हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो अधिकतर शेक्सपियर की विमेन से ही
पूछे जाते हैं। पोर्शिया इज वन ऑफ देम, ठीक है। ये काफी इंटेलिजेंट रहती है, शार्प रहती है, कैसे ये अपना ड्रेसअप गेटअप चेंज करके एक मेल की तरह आती है और केस लड़ती है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। दैट उसका कैरेक्टर स्केच एटलीस्ट आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा शाइलॉक को कैसे पोर्ट्रे किया गया है, उसका कैरेक्टर कैसे एक तरीके का बन जाता है कि एंड में आपको उसके ऊपर भी दया आने लगती है, तो वो दोनों चीजें आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद मच एडो अबाउट नथिंग, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बस इतना समझ लीजिए कि हेयर पावर स्ट्रगल्स हैज बीन शोन एंड दैट टू थ्रू डबल प्लॉट, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि शेक्सपियर ने काफी बार मल्टीपल प्लॉटिंग्स का यूज किया है। फिर है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट के कोट्स आप देख सकते हैं एक दो, ठीक है। यहाँ पर रोजलिंड है, वहां पोर्शिया थी, यहाँ रोजलिंड है। शी डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ यंग मैन फॉर सर्वाइवल इन द फॉरेस्ट। इमोशनल स्टेबिलिटी ऑफ रोजलिंड कॉन्ट्रास्ट विद ऑर्लैंडोज रफ एजेस। तो यहाँ ऑर्लैंडो एंड रोजलिंड, ये दो एटलीस्ट जो कैरेक्टर्स के नाम हैं वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद ट्वेल्थ नाइट, देखिए कितने सारे जो प्लेज आ रहे हैं, सभी में आई एम नोटिसिंग कि विमेन, जितने भी अभी तक प्लेज हमने डिस्कस किए उनकी विमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। आई कैन सी, अभी हम लोगों ने देखा था दी मर्चेंट ऑफ वेनिस, पोर्शिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फिर अभी ट्वेल्थ नाइट, इसमें भी वोइला का जो कैरेक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है एंड आई सजेस्ट कि आप एक बार बस पोर्शिया एंड वोइला का कैरेक्टर स्केच देख लीजिएगा। तो शी ऑल्सो डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज सिजेरियो एंड देन फॉल्स इन लव विद द ड्यूक ऑफ ओर्सिनो। इसमें भी आपको मल्टीपल प्लॉट्स देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट देयर इज डबल प्लॉट, ठीक है। फिर दूसरा प्लॉट जो है इट इन्वॉल्व्स मैलवोलियोज सेल्फ डिपिक्शन एंड दी सटायरिकल एक्सपोजर। इसके बाद है दी मैरी वाइव्स ऑफ विंडसोर। मैरी वाइव ऑफ विंडसोर जो है इसकी सेटिंग आप देख सकते हैं दैट इट वाज विलेज ऑफ विंडसोर, ठीक है। It involves little romantic wooing, but then there is portrayal of women, especially Mistress Alice Ford and Mistress Margaret Page. बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फाल्स्टाफ, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। फाल्स्टाफ का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। फिर हम उनकी हिस्ट्रीज देखेंगे, दैट हाउ ही कंप्लीटेड हिस्ट्रीज। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हिस्ट्रीज कंप्लीट करने में उस वक्त की जो देन सिचुएशंस थी उन्होंने काफी मदद दी शेक्सपियर को, जैसे कि ही रोट हेनरी सिक्स्थ, एडवर्ड फोर्ड, रिचर्ड III. He also wrote play about John which was set in 13th century, जो उनकी अदर हिस्ट्री प्लेस से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके बाद फिर वो रिचर्ड II, हेनरी IV, हेनरी V लिखते हैं, है ना। फिर उसके बाद ही इन्वर्जन ऑफ हिस्टोरिकल ऑर्डर टू कल्मिनेट हेनरी V एज अ हीरो किंग। ये और सारे पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताए हैं, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए कि जो जॉन के ऊपर वो प्ले लिखते हैं इट वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज अदर हिस्ट्रीज। रिचर्ड II, सारे हिस्टोरिकल प्लेज में कुछ चीजें आपको सेम दिखेंगी, है ना। ऑब्वियसली अगर किसी राजा के बारे में है तो उसमें पॉलिटिकल सिनेरियोज होंगे, कोर्ट के सीन्स होंगे, तो आप वो सब देख सकते हैं। बाकी हिस्टोरिकल जो प्लेज हैं वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं आप नाम देख लीजिए। हेनरी IV, हेनरी V यहाँ पर दिखाया गया है, डाइंग हेनरी IV हु इज पासिंग हिज अथॉरिटी टू हेनरी V। फिर कैसे वो पूरी चीज़ होती है एंड कैसे उसका जो राजपाट है वो आगे प्रोसीड होता है ना। इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है। रोमियो एंड जूलियट, आप इसको समझने के लिए एक बॉलीवुड मूवी है कयामत से कयामत तक, आमिर खान एंड जूही चावला की, यू कैन डेफिनेटली वॉच इट। सेम स्टोरी है, एक दो फैमिलीज रहती हैं, उनके भी झगड़ा रहता है, रोमियो जूलियट एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसका एंडिंग बड़ा ट्रेजिक रहता है, दोनों की ही डेथ हो जाती है, ठीक है। सो इट वॉज एन अनयूजुअल ट्रेजेडी, जो कि हम हैमलेट एंड किंग लियर में भी देखेंगे, बट रोमियो एंड जूलियट एक अलग लेवल पर ट्रेजेडीज को समझा जाता है, इसमें रोमांस भी है, सो यू कैन सी इट एज अ रोमांटिक ट्रेजेडी, है ना। अल्टीमेटली यहाँ पर जो यंग लवर्स हैं वो मर जाते हैं।
फिर इन आती है बात इनके प्रॉब्लम प्लेस की। प्रॉब्लम प्लेस क्या होते हैं? प्रॉब्लम प्लेस यानी कि वो प्लेस विच इन्वॉल्व सो मच कॉम्प्लेक्सिटी इन इटसेल्फ, जहाँ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉम्प्लेक्स होती हैं, कहीं पर एजिंग हो रही है, कहीं मिड लाइफ क्राइसिस आ गया, कहीं डेथ हो गया, तो अचानक से चीज़ें बिल्कुल उलट पलट हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा डार्कर थीम्स इनमें हमको देखने के लिए मिलती हैं। ओके, प्रॉब्लम प्लेज अगर हम देखें तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, इट्स अ कॉमेडी विच एंड्स इन मैरिज, एंड देन कुछ आगे चैलेंजेस भी आते हैं। देन मेजर फॉर मेजर, मेजर फॉर मेजर में आप इतना ही बस देख लीजिएगा दैट देयर वाज इजाबेला एंड हर एथिकल डायलेमा, एंजेलॉस इमॉर्टल एक्शंस एंड ड्यूक्स मैनिपुलेशंस। इसके जो कैरेक्टर्स हैं दे फेस्ड विद सीमिंगली इम्पॉसिबल चॉइसेस, उनके पास वो चॉइस ही नहीं है। फिर जब वो उन चीज़ों को चूज कर लेते हैं जो वो चूज कर रहे हैं, तो फिर उनका सही असली जो नेचर है वो दिखता है। बाद में इसमें फॉरगिवनेस देखने को मिलेगी, मैरिजेस देखने को मिलेंगी, बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बस नाम देख लीजिए। Then there is Troilus and Cressida. Troilus and Cressida, it was not a comedy with its tragic ending and bitter separation of lovers. मैं बोल रही हूँ ना कुछ इसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलेंगी। जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं उसे डिटेल में बता दूंगी। थीम्स आप ज़रूर देख सकते हैं प्रॉब्लम प्लेस की, तो उसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं, मॉरल डायलेमाज होते हैं। ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशंस को शो करता है विच आर नॉट सो नॉर्मल इन टुडेज वर्ल्ड, है ना, जब चीज़ें सही ही ना हो रही हो और सब कुछ सिर्फ गलत ही गलत हो रहा हो। there is a lot of complexity and complicated things going on। फिर जूलियस सीजर, कहा जाता है कि इसको तब लिखा गया जब ग्लोब थिएटर का ओपनिंग हो रहा था, प्रोबेबली इन 1599। अब यहाँ पर हम देखते हैं शेक्सपियर्स ट्रांजिशन टुवर्ड्स डार्कर थीम्स एंड ट्रेजेडी। It is a history play which is set in non-Christian Rome, and it explores a world where divine purpose is unclear। इसके जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स इंटरप्रेट सीजर्स असैसिनेशन डिफरेंटली, क्वेश्चनिंग द रोल ऑफ गॉड्स। सीजर का असैसिनेशन हो जाता है एंड देन द प्ले क्वेश्चंस द रोल ऑफ गॉड की, मतलब अगर भगवान का अस्तित्व ही नहीं है क्या कि सीजर का असैसिनेशन हो गया। इसमें आप सीजर्स, ज़ेरो, ये 3-4 इसके आप कैरेक्टर्स प्लीज आप देख लीजिएगा, इट इज इम्पॉर्टेंट। फिर जूलियस सीजर के अगर थीम एंड पैटर्न की बात करें तो इनके मोस्ट ऑफ द जो प्लेस है उनकी तरह ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का बहुत अच्छा खेल यहाँ देखने को मिलता है। ह्यूमन बिहेवियर और उनके जो इमोशंस है उनको बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है। ह्यूमन हिस्ट्री डिपिक्टेड एज cyclical rather than divinely purposeful, rise and fall pattern observed in the fates of Caesar, Brutus and Cassius। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो सीजर ब्रूटस का कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं, उनका जो स्पीच दिया गया है वो देख सकते हैं, ठीक है, राइट। नाउ वील सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट शेक्सपियर रोट इज ट्रेजेडीज। ट्रेजेडीज में सबसे पहले है हैमलेट। आई सजेस्ट कि आप हैदर मूवी देख सकते हैं, शाहिद कपूर की, बढ़िया एक्टिंग है। बिकॉज आई फील कि अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगी। हैमलेट जो है इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि उसके जो पापा रहते हैं उसको उसका अंकल क्लॉडियस मरवा देता है एंड ही स्टार्टेड लिविंग विद हैमलेट्स मदर। इसके अलावा इसके बाद ये आता है, ये एक लाइन भी बोलता है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप चाहे तो इसकी समरी अलग से जाकर भी पढ़ सकते हैं। इसका जो मॉडल है इट इज सिमिलर टू टाइटस एंड्रोनिकस एंड किड्स स्पेनिश ट्रेजेडी। यहाँ पर रिवेंज ट्रेजेडी के एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं कि कैसे जो प्रोटैगनिस्ट है वो अपने फैमिली में जो क्राइम हुआ है उसका अब बदला लेना चाहता है। he wants to take revenge of his late father जिनको मार दिया गया है by his very own uncle। Hamlet's uniqueness, moral qualms, avenging without becoming a cold-blooded murderer। और फाइनली इस स्टोरी में काफी ब्लड शेड होता है और एंड में सभी की डेथ हो जाती है इंक्लूडिंग हैमलेट।
इनकी अगर ग्रेट ट्रेजेडीज की बात करें, मैंने बहुत बार बताई है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। इनकी थीम्स आपको जरूर पता होना चाहिए। जो हैमलेट है ये तो मैंने आपको बताया है ना, रिवेंज पर बेस्ड है। ओथेलो में देयर इज सेक्सुअल जेलसी। किंग लियर में एजिंग को, अ जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। मैकबेथ में देयर इज एम्बिशन। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में मिड लाइफ क्राइसिस है। इनमें से चार को मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा है एंड आई एम टेलिंग यू दे आर दैट इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज आप हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, मैकबेथ के ऊपर बेस्ड आप मूवी मकबूल देख सकते हैं, हैमलेट पर बेस्ड हैदर, और ओथेलो पर बेस्ड ओमकारा। प्लीज देखिए, आपको प्लॉट क्लियर हो जाएगा। देन प्लीज रीड द समरी एटलीस्ट, है ना। कैरेक्टर स्केचेस आपको पता होने चाहिए, जैसे कि ओथेलो की वाइफ का नाम क्या था, डेस्डिमोना, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें कैरेक्टर से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ओथेलो, ठीक है। सो डेस्डिमोना यहाँ पर ओथेलो से शादी कर लेती है। उसके बाद उसके यहाँ जो काम करने वाला रहता है, लाइक उसका, उसे भाई समझा करता था, बट देन ही स्टार्टेड पुटिंग नेगेटिव कमेंट्स इन द हेड ऑफ ओथेलो। फिर सेक्सुअल जेलिसी आ जाती है। फाइनली ये जो स्टोरी है ये ट्रेजेडी की तरह एंड हो जाती है। देयर इज किंग लियर, यहाँ पर एक पिता रहता है, 3 बेटियां रहती हैं। सो दो बेटी थी वो बहुत ज्यादा ओवर प्यार शो करती थी, बट बेसिकली वो उतना प्यार करती नहीं थी अपने पापा से। और जो थर्ड वन थी, जो शो नहीं कर पाती थी, उसे मौका नहीं मिलता था, वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। जो इसकी दोनों बेटी रहती है इसे धोखा देती थी हैंड में, और फिर इसकी जो वो बेटी रहती है जिससे ये प्यार नहीं करता था या जिसे उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था, वही इसके काम आती है। बट होता क्या है, एंड में ये भी एक ट्रेजेडी की तरह एंड हो जाता है, लोगों की डेथ हो जाती है। सो हियर यू विल सी फादर डॉटर डायनामिक्स, लियर्स बैनिशमेंट ऑफ कॉर्डेलिया। ये दोनों के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। फिर मैकबेथ। मैकबेथ तो भाई बहुत बहुत प्यारा वर्क है, आपको पता होना चाहिए। मैकबेथ शायद आपको पता हो, इट वॉज ऑल्सो द shortest play written by Shakespeare and Hamlet was the longest, right? यहाँ पर मॉरल डायलेमा आपको देखने को मिलता है, और लेडी मैकबेथ को कैसे फोर्थ विच कहा गया है, ये आप कुछ चीजें याद रखिएगा, है ना। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू मस्ट नो इफ यू आर लाइक रीडिंग मैकबेथ। आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो लेडी मैकबेथ है वो इतना ज्यादा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है मैकबेथ के लिए कि मैकबेथ आगे तो बढ़ गया ग्रीड के चक्कर में, और अब जब वो कंफ्यूज है मैं मारूं या ना मारूं, तो वो मार ही देता है एंड में, बिकॉज लेडी मैकबेथ उसको इतना ज्यादा प्रोवोक करती है। तो ये था मैकबेथ। देन देयर इज एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। वर्ल्डली फेलियर, मिड लाइफ क्राइसिस इसमें दिखाई गई है। इसके अलावा क्लियोपेट्राज सुसाइड, है ना, इट्स एन इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट हैपेंड इन एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। लेट ट्रेजेडीज की अगर बात करें, सो देयर इज टीमोन ऑफ एथेंस, कोरियोलेनस। बस इनके नाम जान लीजिए, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। रोमांसेस की बात करें, लेट रोमांसेस की, तो टर्म्ड रोमांसेस और ट्रेजाई कॉमेडीज भी कह सकते हैं, दोनों के एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें स्टोरीज मेनली सेपरेशन की रहती थी, इवेंचुअल टीयरफुल जॉयस रियूनियन की रहती थी। ये बहुत ज़्यादा सेपरेशन है, दुख है और बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बट फाइनली इन द एंड एवरीथिंग बिकम्स गुड। फाइनली इन द एंड सब कुछ सही हो जाता है। पेरिकल्स, पेरिकल्स जो है, पेरिकल्स उतना ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका बस नाम जान लीजिए, थोड़ा बहुत स्टोरी समझ लीजिए कि यहाँ पर रियूनियन दिखाया गया है आफ्टर मैनी ईयर्स, ठीक है। पेरिकल्स जो है ही अवॉइड्स मैरिज एंड फिर ही मैरीज थेसिया, लूजेस वाइफ एट सी। फाइनली जो डॉटर मरीना रहती है एंट्रस्टेड टू क्लियोन। तो मैं ये नाम इसलिए बोल रही हूँ ताकि पेरिकल्स, थासिया, थाइजिया, मरीना, ये कुछ नाम आपके दिमाग में चढ़ जाएं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बहुत साल बाद रियूनियन होता है विच वॉज बर्डन्ड बाय लॉस एंड गिल्ट, है ना। डॉटर जो होती है, डॉटर्स लव ब्रिंग्स पेरिकल्स आउट ऑफ डिस्पेयर, एंड फिर वो जो डॉटर का प्यार रहता है वो पेरिकल्स को उसकी वाइफ से यूनाइट कर देता है। द विंटर्स टेल,
द विंटर्स टेल जो है आप इसका नाम जान लीजिए, इतना बस याद रखिएगा कि इट वॉज बेस्ड ऑन रॉबर्ट ग्रीनीज पेंडोस्टर, ठीक है। एंड ये यहाँ पर लिखा नहीं है बट मैं आपको बता दूं, जॉर्ज पीली का हम लोगों जब पढ़ रहे थे दी ओल्ड वाइफ्स टेल पढ़ा था, है ना, दी ओल्ड वाइफ्स टेल भी कहा जाता है कि इसके लिए एक इंस्पिरेशन थी। फिर सिम्बलिन, सिम्बलिन इज अ वर्क related to King Cymbeline who opposes daughter Imogen's marriage with Posthumus। तो ये कुछ छोटा छोटा थीम एंड प्लॉट मैंने इंक्लूड किया है, बहुत वन लाइन में इंक्लूड किया है ताकि आपको समझ में आए, तो एटलीस्ट मेन कैरेक्टर्स आप देख लीजिएगा। टेम्पेस्ट, इट इज इम्पॉर्टेंट, है ना, टेम्पेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ प्रोस्पेरो जो है वो इसमें आप कह सकते हैं मेन मैन रहता है, ही इज वाइफलेस फादर एंड ही इज ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड। कई बार पूछ लेते हैं इसकी सेटिंग, तो डेजर्टेड आइलैंड आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसमें मिरांडा, मिरांडा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। फर्डिनांड एंड मिरांडाज लव रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स, काफी सारे इसमें भी आपको एक के बाद एक इवेंट देखने को मिलेंगे, सब गलत हो रहा है बट एट द एंड जो फादर रहते हैं प्रोस्पेरो, ही ऑल्सो डज एवरीथिंग फाइन एंड मिरांडा जो है उसका प्यार भी फाइनली एक्सेप्ट हो जाता है। फिर हेनरी दी एट, ये एक हिस्ट्री प्ले है जो उनके बाकी प्लेस से अलग है, ऑब्वियसली फॉर सर्टेन रीजन। उनके हिस्ट्री प्लेस जो हैं दे वर अ मिक्स ऑफ हिस्ट्री एंड रोमांस, ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने हिस्ट्री प्लेस लिखते थे। फिर बात कर लें हम कोलैबोरेशंस की, तो ही डिड सम कोलैबोरेशंस विद, वैसे तो माना जाता है उन्होंने पीली के साथ भी एक किया है, एक उन्होंने, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शेक्सपियर जिंदा भी थे या क्रिस्टोफर मार्लो ही शेक्सपियर थे, तो ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी चलती रहती है। फेमस वन की बात करें तो ही डिड कोलैबोरेशन विद जॉन फ्लेचर, ठीक है, who was a chief playwright for the Kingsman। पॉसिबल कोलैबोरेशन हुआ था हेनरी एट्थ पर एंड दी लॉस्ट प्ले कार्डेनियो। बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर कुछ नहीं है। हाँ, द टू नोबल किंग्समैन जो कि चौसर की नाइट्स टेल पर बेस्ड है, इसमें भी कहते हैं कि जॉन फ्लेचर के साथ इनका कोलैबोरेशन था। फिर शेक्सपियर का जो वर्क है एडवर्ड थ्री एंड द बुक ऑफ सर थॉमस मोर, इसमें भी कहते हैं कि उन्होंने कोलैबोरेशन किया था। वेल, नॉट दैट इम्पोर्टेंट हियर। सोर्सेस, देन कम्स द इम्पोर्टेंट पेज एंड दैट इज ऑफ सोर्सेस। तो शेक्सपियर की अगर मैं आपसे बात करूं, शेक्सपियर मैंने जैसे कि पहले बताया, आई यूज टू वंडर अ लॉट कि कैसे शेक्सपियर इतनी सारी चीजें लिख लेते थे, बट देन आई गॉट टू नो कि इन्होंने प्लॉट्स को इन्वेंट नहीं किया था। ही यूज्ड ओल्ड स्टोरीज, ठीक है, जैसे कि इटालियन राइटर्स बोकाशियो से कुछ स्टोरी ली, उस वक्त के जो प्रोज फिक्शंस थे उससे भी, उनसे भी उन्होंने चीजों को लिया। हिस्टोरिकल प्लेस जो है वो अधिकतर प्लूटार्च लाइफ एंड क्रॉनिकल्स ऑफ एडवर्ड हॉल एंड हॉलिनशिट्स क्रॉनिकल से लिए गए थे। हॉलिनशिट्स क्रॉनिकल एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, आप इसे याद रखिएगा। इनका जो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड है उस पर काफी डिबेट होती है। लोग मैंने जैसे ही बताया ना कि शेक्सपियर हमेशा से ही एक लिटरेरी डिबेट का मुद्दा रहे हैं, उनकी ऑलमोस्ट हर चीज पर एक अच्छी खासी डिबेट होती ही है। बट यस, यहाँ आप ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आप याद रखिएगा, दीज टू आर इंपॉर्टेंट हियर। ओरिजिनलिटी इन ड्रामेटिक आर्ट, तो मैंने पहले ही बताया शेक्सपियर ने भले ही चीजों को लिया था बट उन्होंने जिन तरीके से कैरेक्टर्स को दिखाया, क्लाइमेक्सेस को दिखाया, कंक्लूजन्स को दिखाया, उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को अमर कर दिया। उन्होंने उनके द्वारा बोली गई लाइंस, उनके द्वारा बोली गई स्पीचेस, उनके द्वारा बोली गई सॉलिलकीज, हर चीज को उन्होंने इमॉर्टल बना दिया। ही हैज रिटन हिज वर्क्स विद सो मच ब्यूटी, राइट। अब शेक्सपियर एज अ रीडर कैसे थे, तो ये लाइन मैंने इसलिए इंक्लूड की क्योंकि शेक्सपियर जो बने वो इसलिए नहीं बने क्योंकि वो लिख बस अच्छा लेते थे, वो लिख अच्छा इसलिए पाए बिकॉज ही यूज्ड टू रियली रीड, है ना, उन्होंने काफी सारी चीजें पढ़ी, काफी सारे प्लॉट्स स्टोरीज पढ़ी, दैट इज वाई वो वहां से चीजों को लेकर अपने माइंड से कुछ थॉट्स इंक्लूड करके उसे वैसे प्रेजेंट कर पाए। सो ही वॉज a good reader, he read many people and those things helped him while writing his very own works.
Now I have included the 10 most famous quotes from Shakespeare's plays and काफी बार ये डायरेक्ट एज इट इज उठा के पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, फर्स्ट है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. ये हैमलेट कहता है इन एक्ट 3 सीन 1. Then comes my most favorite, all the world's stage and all the men and women are merely players. This is from As You Like It, Act 2, Scene 7. A horse, my kingdom for a horse. Richard 3 का लाइन है. We are such a stuff as dreams are made on. What a beautiful line. ये टेम्पेस्ट का है. फिर है The course of true love never did run smooth. A Midsummer Night's Dream. Then ये क्वेश्चन तो भाई पूछा गया है, ये मेरे ही एमए के एंट्रेंस में आया था. If music be the food of love, play on. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. My God, इतना इम्पोर्टेंट लाइन है ये. जब मैं आपको थोड़ी देर पहले जूलियस सीजर डिस्कस कर रही थी, आई वॉज डिस्कसिंग दिस लाइन की स्पीच बहुत ज्यादा फेमस है ना, मैं इसी स्पीच की बात कर रही थी. फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, lend me your ears. This is from Julius Caesar, Act 3, Scene 2. Once more unto the breach, dear friends, once more. This is from Henry V. To thine own self be true, Hamlet से है. फिर है पार्टिंग इज सच अ स्वीट सॉरो, ये भी इंपॉर्टेंट है. ये लाइन है रोमियो एंड जूलियट से. सो दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर शेक्सपियर खत्म होते हैं. अब आती है बारी डेली एमसीक्यू की. सो क्विकली आई विल टेल यू द 5 क्वेश्चंस फ्रॉम शेक्सपियर, जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शंस में बताने हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज which play features the character Shylock, a Jewish moneylender, Macbeth, Othello, King Lear, Merchant of Venice? Who is the main antagonist in Othello? Iago, Cassio, Desdemona, Emilia. Which comedy involves mistaken identity and the shipwreck of twins Viola and Sebastian? Who says the famous line, to be or not to be? That is the question in Hamlet. Then comes the last question. Who is the villainous uncle who plots to take the throne in Hamlet? चलिए, तो ये है हमारे आज के 5 क्वेश्चन. Now before leaving the session, I would like to tell you that Shakespeare was not easy. It really took me a lot of time to sum him up, है ना, उनको sum up करने में बहुत समय लगा है. And then I'm just telling you कि really it took a lot of hard work to make this one video. So please do not leave the video without giving your feedback. It actually means a lot to me. And no matter where I live, be it I'm in home or at my space, you know, this always motivates me to work harder, to make more things, to create more such videos that can help you out before your exam. So it's my vinamra nivedan, it's my polite request to all of you to please give your feedback in the comment section, as it will always motivate me, it will always help me out to figure out that how should I improve the quality of my lectures, what are the things that I should include and tell you. ठीक है, तो हम अगले ही क्लास में जल्द ही मिलेंगे. अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को. प्लीज प्रेस द बेल आइकन so that you'll never miss an important update. है ना, do like the video and do not forget to give your feedback in the comment section. Also, if you know someone who is preparing for CUET PG English entrance exam, then please do share the video to him or her. Thank you very much. We will soon meet in our next class.